हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट की, जिसको कि हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। बेटा, जब ये बात उठी कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, तो वो दो चीज़ों के आके ऊपर अटकी थी। कौन कौन? या तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो होती हैं प्रोटीन्स, या फिर वो होता है डीएनए। और इसी चीज़ के अंदर बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट से पहले दो एक्सपेरिमेंट आ चुके थे, है ना। जिसने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको कि हम बोलते हैं ग्रिफिथ 1928 में, और एवरी ने किया था 1948 में। लेकिन बेटा क्या हुआ कि इनके जो एक्सपेरिमेंट थे इनको 1944 के अंदर, बट क्या हुआ कि इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे इनको डिस्कार्ड कर दिया गया। वो एक्सपेरिमेंट जिसके ऊपर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा और जिसने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो अब आगे की वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश को थोड़ा सा मिक्स करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और अच्छे से समझ में भी आता रहे। क्लियर? देखो, सबसे पहले तो हमें हमारे जो एक्सपेरिमेंट की हेडिंग है उसका मतलब पता होना चाहिए। क्या है बेटा? बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है ईटर, खाने वाला, है ना। मान लो कोई किसी भी चीज़ को खाने वाला हो, और बैक्टीरिया, समझे, बैक्टीरिया को खाने वाला। अरे भाई, बैक्टीरिया तो खुद माइक्रोब है, और बैक्टीरिया को भी कोई क्या करता है, खाता है, यानी कि उसके ऊपर अटैक करता है, उसको इन्फेक्ट करता है। तो बेटा कुछ वायरसेस, क्लियर, कुछ वायरसेस ऐसे होती हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, एंड द वायरस विच अटैक और विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। समझे? यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किसको लिया गया? वायरसेस को लिया गया, और उन वायरसेस को लिया गया जो कि किसके ऊपर अटैक करते हैं, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। क्लियर ये चीज़? चलो, अब जब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, हमने क्या कहा, वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर, तो बेटा बायोलॉजिकल वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा जिस बैक्टीरिया को एक्सप्लोट किया है, ठीक है, जिस बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा यूज किया है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, उसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। समझे कि ई कोलाई बैक्टीरिया पर अब तक सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है, और जिस बैक्टीरियोफेज वायरस की हम बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरियोफेज वायरस इसी ई कोलाई के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। समझे कि क्यों ये वायरस लिया गया? कि साइंटिस्ट को पता था कि हमने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रखे हैं, और अपनी उसी सक्सेस के लिए लगा लो या एक कंफर्मेशन के लिए लगा लो, उन्होंने एक ऐसा वायरस लिया जो कि किसके ऊपर अटैक करता है, ई कोलाई के ऊपर। तो जो ये बैक्टीरियोफेज जो वायरसेस होते हैं, इनको हम कोलीफेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि 7 टाइप के होते हैं, T1 T2, मतलब हम इनको ऐसे लिखते हैं कि T1 बैक्टीरियोफेज है, T2 बैक्टीरियोफेज है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है और T7 है। बैक्टीरियोफेज 7 टाइप के होते हैं, जिनको कि हम कोलीफेज के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? T1 से लेके T7 तक। अब हम बात करेंगे इस मेन एक्सपेरिमेंट की, जिसके अंदर लिया गया था T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया को, कौन से वायरस को लिया गया था? T2 बैक्टीरियोफेज को। जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है, एम्स के अंदर आपका जो मेडिकल एंट्रेंस है ऑल इंडिया पीएमटी का, उसके अंदर इसकी लेबलिंग आई थी। ये डायग्राम बना दिया गया और इनको मिसप्लेस कर दिया गया था, और इसकी लेबलिंग आई थी। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। चाहे आप अपने मेडिकल एंट्रेंस के बेस से लगा लीजिए या लगा लीजिए अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग, बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बैक्टीरियोफेज के ऊपर, और इसके अलावा एम्स में या नीट में भी आपको, और अब तो क्या हो गया,
पेपर ही एक हो गया। देन श्योरिटी है 95% को चांसेस कि यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर? तो एक बार इसका डायग्राम ध्यान से देखना। जब हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कुछ टेडपोल के जैसा दिखाई देता है। टेडपोल कौन है? फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल बोलते हैं ना बेटा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो दिखने में किसके जैसे दिखाई देता है? फ्रॉग के लार्वा के जैसा। और हमें पता है फ्रॉग के लार्वा में क्या क्या होता है? हेड होता है, हल्की सी नेक होती है, टेल होती है ना, और इसके अलावा वहाँ पर क्या रहती है? उसकी मेन बॉडी रहती है। सेम केस इसके जैसा होता है। देखो ध्यान से देखना, मैंने जो ये डार्क कर रखी है हेक्सागोनल शेप, और इसके अंदर ये होता है, ये इसका हेड। क्लियर? छोटी सी होती है इसकी नेक, नेक के पास में जो इसको बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे हमारे शोल्डर्स कंधे होते हैं ना, सिमिलर वे में इसके पास होता है कॉलर। फिर इसकी ये बॉडी जिसको कि हम बोलते हैं शीथ, और अब आते हैं इसके पैर, जैसे पैर घूमता फिरता, टेल फाइबर। ये डायग्राम पता है किसके जैसा दिखाई देता है? जब नेट के ऊपर आप लोग T2 बैक्टीरियोफेज का डायग्राम निकालोगे ना, तो चंद्रयान मिशन मंगल देख रखी है, मिशन मंगल देखना या चंद्रयान 2 देखना, वहां पर आपको कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे ये एक क्या बना दिया साइंटिस्ट ने? रॉकेट टाइप बना दिया। लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये वायरस है बेटा, समझे? ठीक है, हेड है, नेक है, कॉलर है, मेन बॉडी जिसको कि हम बोलते हैं शीथ, टेल फाइबर्स जिनकी हेल्प से ये अपने होस्ट पे अटैच करता है। ठीक है, जोंक वगैरह। जब छोटे बच्चे जब झगड़ा करते हैं वो क्या करते हैं? नाखूनों से ऐसे नोचते हैं ना, यूं। सिमिलर वे में ये इन्हीं टेल फाइबर की हेल्प से अपने होस्ट के साथ क्या करता है? चिपकता है, अटैच होता है, और ये यहाँ पर होती है इसकी बेस प्लेट। क्लियर? इसका डायग्राम क्लियर है ना? चलो, अब जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस के बारे में हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या? दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। देखो, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स ना, हमने उनको क्या बोला? ऑर्गेनिज्म बोला, ना ही कुछ और बोला। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जितने भी वायरसेस रहते हैं वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, है ना? किस किस के? न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है या आरएनए है, और प्रोटीन। क्लियर? कि वायरसेस में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर, बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट रहेगा उसका जेनेटिक मटेरियल। अब कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और उनको आउटर मोस्ट कवरिंग जो रहती है वो किसकी बनी हुई रहती है? प्रोटीन की बनी रहती है। क्लियर? तो जब हम बात करते हैं इस T2 बैक्टीरियोफेज की, क्लियर बेटा, T2 बैक्टीरियोफेज में सिर्फ दो चीज़ें रहती है, कि इसका जेनेटिक मटेरियल तो रहता है डीएनए, और वो भी डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंड का मतलब है दो स्ट्रैंड है डीएनए के, जैसे कि हमारे अंदर रहते हैं। और इसकी जो ये मैंने ये डार्क कर रखी है आउटर मोस्ट कोट, COAT कोट, वो बनी रहती है प्रोटीन की। और साइंटिस्ट ने उस टाइम पे क्या चल रहा था? कि जेनेटिक मटेरियल या तो होती हैं प्रोटीन्स या होता है डीएनए, और इस T2 बैक्टीरियोफेज में इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ है ही नहीं। समझे इस चीज़ को? जैसे जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो जो म्यूसिलेज थी, है ना, म्यूसिलेज में प्रोटीन्स भी थी, कार्बोहाइड्रेट भी, डीएनए भी। लेकिन इस T2 बैक्टीरियोफेज की खासियत होती है कि इसके पास सिर्फ दो चीज़ें हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और प्रोटीन है। ये कारण है कि ये सिर्फ डीएनए और प्रोटीन्स का बना रहता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट मटेरियल था ये जानने के लिए कि हाँ, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर प्रोटीन्स है। अब समझे कि क्यों बैक्टीरियोफेज को लिया साइंटिस्ट ने? इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें दो चीज़ें मिलेंगी, या तो मिलेगा डीएनए या मिलेंगी प्रोटीन्स।
ठीक है, इसका जनरल समझ में आया कि T2 बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें लेंगे। एक तो लेंगे ई कोलाई, ठीक है, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन है ना, हमारी इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहती है, उससे हमें फ़ायदा है और उसको हमसे फ़ायदा है ना। हमें क्या फ़ायदा है कि हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसमें से एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी को रिटेन कर देती है, बदले में उसको रहने के लिए क्या मिल जाती है, जगह मिल जाती है। चलो ठीक है, सिर्फ दो चीज़ें, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस और इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया। अब बात आती है इसकी साइंटिस्ट की। इस एक्सपेरिमेंट को दो साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था हर्शे एंड चेज। क्लियर? क्या नाम था साइंटिस्ट का बेटा? हर्शे और चेज। और कब किया था? 1952 के अंदर। इसमें इन्होंने लिया था T2 बैक्टीरियोफेज जो कि अटैक करता है ई कोलाई को, और ई कोलाई की खासियत ही हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहती है ना, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहती है, और स्मॉल नहीं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की कोलोन होती है उसके अंदर ये एज कॉमन सेल प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा इस बैक्टीरिया ई कोलाई को ही लेने की खास बात ये थी कि इस ई कोलाई को हम लैब में कल्चर कर सकते हैं। तो देखो सूटेबल है ना, कि एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक है, और दूसरी इसको हम लैब में कल्चर भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा प्रेफर किया एज कंपेयर टू अदर बैक्टीरिया। क्लियर इतनी चीज़ें? चलो